देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ एंशिएंट इंडिया। एंड आप इसको कह सकते हैं तो प्रिसाइजली जो कुछ चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है उसमें से एक मौर्य साम्राज्य। तो इसका हम शुरू करते हैं स्रोत से। साहित्यिक स्रोत अर्थशास्त्र। इसकी रचना कौटिल्य ने संस्कृत भाषा में किया था। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 180 प्रकरण एवं 4000 श्लोक है। दूसरा जो स्रोत है वह है इंडिका या मेगास्थनीज द्वारा यूनानी भाषा में लिखी गई है। यूनानी लेखकों स्ट्रैबो, एरियन, प्लूटार्क तथा प्लिनी ने इंडिका में महत्वपूर्ण अंशों के आधार पर ग्रंथ लिखे। इंडिका के इन महत्वपूर्ण अंशों को हर जगह में एकत्रित कर साबनबेक ने नई इंडिका का संकलन किया था। अभिलेखीय स्रोत अशोक का अभिलेख तथा रुद्रदमन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है, अभिलेख जो है, इससे काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसका जो पहला शासक था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने 322 से 298 ईस्वी पूर्व तक शासन किए। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम शासक तथा संस्थापक था। चंद्रगुप्त के पिता मौर्य वंश के क्षत्रियों का सरदार था। मुद्रा, राक्षस, कथा, सरिता सागर जैसे ब्राह्मण ग्रंथ मौर्यों को शूद्र मानते हैं। ठीक है ना। पुराण नंदों को शूद्र मानते हैं तथा चंद्रगुप्त को नंद की पत्नी मृग से उत्पन्न मानते हैं। यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त को निम्न कुल से उत्पन्न बताया। स्पूनर ने इसे पारसी माना है और रोमिला थापर ने मौर्य वंश को वैश्य बताया है। ठीक है। उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व मानी जाती है। 28 फरवरी 1793 में सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम उपरोक्त नामों का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। साम्राज्य विस्तार। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार कौटिल्य भूगर्भ से प्राप्त धन से चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक सेना का निर्माण किया। चंद्रगुप्त तथा कौटिल्य ने सर्वप्रथम 322 ईस्वी पूर्व में पंजाब पर आक्रमण कर वहाँ के यूनानी गवर्नर फिलिप की हत्या कर दिया। पंजाब विजय चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी प्रथम विजय थी। पंजाब के बाद चंद्रगुप्त तथा कौटिल्य ने पुनः 321 BC में मगध पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। मगध पर इस समय अंतिम नंद शासक घनानंद का शासन था। 305 BC में सिकंदर के सेनापति सीरिया के शासक सेल्यूकस ने सिकंदर द्वारा पूर्व में विजित भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण किया। सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त के मध्य सिंधु नदी के किनारे युद्ध हुआ। युद्ध में सेल्यूकस बुरी तरह से पराजित हुआ तथा उसे चंद्रगुप्त मौर्य से एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी। संधि की शर्तें: सेल्यूकस अपनी पुत्री हेलेन कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। सेल्यूकस ने अपने 4 राज्य जो पलोपनिषदि, काबुल, आर्कोसिया, कंधार, एरिया, हेरात तथा ज्यूडोसिया, बलूचिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़े। चंद्रगुप्त तथा सेल्यूकस के मध्य राजनयिक संबंध स्थापित हुए तथा एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के राज दरबार में रहने लगा। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु मैसूर में श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत पर हुआ। इससे भी दक्षिण में साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में ही उल्लेख है कि अशोक के गवर्नर प्रताप ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था। रुद्रदमन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन या अभिलेख एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त तथा अशोक दोनों का नाम एक साथ मिलता है।
जैनाचार्य भद्रभाव से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया। उसके बाद जो शासक हुए उनका नाम था बिंदुसार। 298 से 273 ईसा पूर्व तक इन्होंने राज्य किया। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र तथा सम्राट अशोक का पिता था। यूनानी इतिहासकारों ने बिंदुसार को अमित्रो चेटस का कहा है और इसका संस्कृत में अर्थ अमित्रघाता होता है, अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला। परिशिष्ट पर्व में बिंदुसार का नाम बिंदुसार मिलता है। दिव्यावधान के अनुसार उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला में बिंदुसार के समय में 2 विद्रोह हुआ। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में रहता था। यूनानी लेखक एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने पत्र व्यवहार के माध्यम से एंटियोकस प्रथम से 3 वस्तुएं मांगी थी: अंगूरी, मदिरा, अंजीर और यूनानी दार्शनिक की मांग की थी। एंटियोकस प्रथम ने 2 वस्तुएं अंगूरी, मदिरा एवं अंजीर भिजवा दिया था, परंतु यूनानी दार्शनिक की मांग को अस्वीकार कर दिया था। यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने अपना राजदूत डायनीसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इसके बाद जो शासक हुए अशोक 273 से 232 ईस्वी में बिंदुसार के 16 रानियों से 101 पुत्र हुए, जिसमें अशोक सर्वाधिक तेजवान था। अशोक का एक ही सगा भाई था जिसका नाम था विगत शोक। बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार के उसकी गद्दी प्राप्त किया था। अशोक का सिंहासन आरोहण 273 बीसी में हो चुका था, जबकि राज्याभिषेक 4 वर्ष पश्चात 269 बीसी में हुआ। अशोक का बादान माला में अशोक की मां का नाम सुभद्रांगी बताया गया। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की कई पत्नियों का नाम का उल्लेख मिलता है और संधिमित्रा, महादेवी, पद्मावती, तिष्य, रक्षिता। अशोक के इलाहाबादी कौसंबी अभिलेख में अशोक की एक ही पत्नी कारुबाकी का उल्लेख मिलता है। अशोक के इलाहाबादी कौसंबी अभिलेख में एक ही पुत्र तिवर का उल्लेख मिलता है। देवानाम प्रियदर्शी अशोक की सर्वाधिक लोकप्रिय उपाधि थी। अशोक का नाम अशोक उनके 4 अभिलेखों में मिलता है। एक गुर्जरा मध्य प्रदेश में है, दूसरा है मस्की कर्नाटक में, तीसरा है नेल्लोर कर्नाटका में, उसके बाद है उडेगोलन कर्नाटका में। सर्वप्रथम 1919 में मस्की लघु शिलालेख में अशोक का नाम पढ़ा गया। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 बीसी में कलिंग विजय किया। अशोक के कलिंग विजय की जानकारी उसके 13वें दीर्घ शिलालेख से प्राप्त होती है। कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। ह्वेन सांग के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। मौर्यों का केंद्रीय शासन मौर्यकालीन केंद्रीय शासन कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत पर आधारित था। राजा का पद वंशानुगत होता था। राजा की सहायता के लिए मंत्रिण उपसमिति की नियुक्ति की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री, सेनापति, युवराज, मुख्य सम्राट आदि होते थे। यूनानी इतिहासकार ने अध्यक्ष को मजिस्ट्रेट कहा है। प्रमुख अध्यक्ष जो थे वो निम्न प्रकार से थे: पहला शुल्क अध्यक्ष व्यापार से प्राप्त कर चुंगी एकत्रित करते थे। दूसरा था पौतनाध्यक्ष, मापतौल के मान को नियंत्रित करने वाला। तीसरा था सूत्राध्यक्ष, वस्त्रोद्योगी मंत्री। उसके बाद था सुनाध्यक्ष, बूचर खाने, चर्म उद्योग का अध्यक्ष। उसके बाद था लक्षणाध्यक्ष, टकसाल का अध्यक्ष होता था। उसके बाद था अश्वाध्यक्ष, घोड़े की देखभाल करने वाला। उसके बाद था अध्यक्ष, हाथियों की देखभाल करने वाला। उसके बाद था एक आराध्यक्ष, खान मंत्री। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था यूनानी इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल, 30 लाख अश्वारोहित, 9,000 गज सेना, 8,000 रथ सेना थी। मेगास्थनीज के अनुसार सेना की देखरेख के लिए अलग एक विभाग था। इस विभाग में 30 सदस्य थे। कौटिल्य के अनुसार राजा को सभी वर्ण के लोगों को सेना में नियुक्त करना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राजा की परिस्थिति के अनुसार 3 प्रकार का युद्ध करना चाहिए: एक प्रकाश युद्ध, आमने सामने का युद्ध, उसके बाद एक कूट युद्ध, चालाकी और छलबाजी की युद्ध, तीसरा
है। तृष्णि युद्ध या अप्रत्यक्ष युद्ध तथा शत्रु युद्ध में गृह युद्ध छिड़वा देना चाहिए। गुप्तचर व्यवस्था मौर्य काल में जनतांत्रिक परिषद के अभाव के कारण जनता के मनोभाव, विचारों, इच्छाओं और राजा के विद्रोहियों, अधिकारी आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की गई थी। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। स्ट्राबो ने गुप्तचरों को इंस्पेक्टर कहा है। संस्था इन गुप्तचरों को कहा जाता था जो कि एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचरी कार्य करते थे। और संचरा उन गुप्तचरों को कहा जाता था जो राज्य में भ्रमण करते हुए गुप्तचरी कार्य का संचालन करते। विदेशों में नियुक्त गुप्तचरों को उभय वेतन कहा जाता था। और उसके बाद आते हैं हम लोग न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था में मौर्य प्रशासन में सबसे बड़ा न्यायालय राजा का केंद्र न्यायालय होता था। इस ग्राम न्यायालय में श्रमिक तथा ग्राम वृद्ध परिषदों की सहायता से न्याय करता था। उसके बाद आता था फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन कहा जाता था। दीवानी न्यायालय को धर्मस्थीय कहा जाता था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष तथा 25 बार युद्ध कैदियों को रिहा किया था। राजस्व व्यवस्था मौर्य काल में वित्तीय राजस्व वर्ष आषाढ़ से ज्येष्ठ तक होता था। भाग स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। अशोक ने लुम्बिनी का भाग घटाकर 1/8 कर दिया था। बिक्री कर, हिरण्य कर, नगद करता, उदक कर, सिंचाई करता। नगर प्रशासन मौर्यकालीन नगर प्रशासन को सर्वोत्कृष्ट जानकारी इंडिका से मिलती है। मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन के संबंध में पोलीप्रोथा पाटलिपुत्र का विवरण किया है। मेगास्थनीज के अनुसार पोलीप्रोथा ने नगर शासन के लिए 30 स्थानीय एक सभा थी जिसमें 5-5 सदस्य की 6 समिति थी। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का समूह प्रमुख अधिकारी एस्ट्रोनोमी होता था। अन्य प्रशासनिक इकाइयाँ मौर्य काल में साम्राज्य प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अनेक प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य अपनी पूर्णता के समय में 5 चक्रों में विभक्त था। अनेक चक्र में सम्राट द्वारा एक प्रांतपति की नियुक्ति की जाती थी। इन्हें कुमार कहा जाता था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम टिफने थैलस नामक एक पादरी ने 1750 ईस्वी में की थी। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, जिसमें इन्होंने दिल्ली टोपारा अभिलेख को पढ़ा था। अशोक के अभिलेख की मूल भाषा प्रकृति थी। अशोक का अभिलेख कुल 4 लिपियों का प्रयोग हुआ था। पहला था ब्राह्मी लिपि, दूसरा था खरुष्टी लिपि, तीसरा था आरमाइक और चौथा था यूनानी लिपि। अब ऐसा करते हैं तो हम लोग अशोक का जो है सो दीर्घ शिलालेख प्राकृतिक चट्टानों पर लिखे गए लंबे लेख हैं। इसमें प्रशासन एवं धर्म से संबंधित लेख है। इसमें कुल 14 बातें लेख हैं, इसलिए इन्हें चतुर्दश लेख कहा जाता है। ये 8 स्थानों से प्राप्त हुए। दीर्घ शिलालेख में ब्राह्मी एवं खरुष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। दूसरा था लघु शिलालेख भी प्राकृतिक चट्टानों पर लिखे गए हैं। छोटे लेख हैं, इसमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित लेख है। इसमें 20 से अधिक स्थानों से प्राप्त हुआ है। इसमें ब्राह्मी लिपि में लेख लिखे गए हैं। तीसरा है दीर्घ स्तंभ लेख, ये पत्थर के स्तंभ पर लिखे गए हैं। लंबे लेख हैं, इसमें अशोक के प्रशासन एवं धर्म से संबंधित बातें हैं। इसमें अधिकतम 7 बातें हैं। 7वें लेख केवल दिल्ली टोपरा स्तंभ में है। ये कुल 6 स्थानों से प्राप्त हुए। इसमें ब्राह्मी लिपि के प्रयोग हुआ है। उसके बाद है लघु स्तंभ लेख, यह पत्थर के स्तंभों पर लिखे गए छोटे लेख हैं। इसमें अशोक के प्रशासनिक निर्देश हैं। ये कुल 5 स्थानों से प्राप्त हुए, केवल ब्राह्मी लिपि में है। अन्य जो है वो है गुहा लेख। बराबस की पहाड़ी में अशोक ने 4 गुफाएं बनाई, इसी में लेख लिखवाए। द्विभाषी लेख सर एक यूनान से प्राप्त हुआ
है। इसमें यूनानी एवं अरामाइक लिपि में लेख है। धौली एवं जौगढ़ से प्राप्त दीर्घ शिलालेखों में लेख नंबर 11, 12 और 13 नहीं मिलते हैं। यहाँ से 2 पृथक लेख मिलते हैं। पाकिस्तान से प्राप्त दीर्घ शिलालेखों की लिपि खरोष्टी है। भबरू लघु शिलालेख में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म आस्था व्यक्त किए जाने का उल्लेख है। भबरू शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा है। और यर्रागुडी से दीर्घ एवं लघु शिलालेख दोनों प्राप्त होते हैं। द्वितीय शिलालेख में अशोक द्वारा अपने राज्य एवं पड़ोसी राज्यों में मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्साओं का प्रबंध कराए जाने का उल्लेख है। रुक्मिणी देही स्तंभ लेख में अशोक द्वारा बलि नामक कर समाप्त करने एवं भूमि कर घटाकर 1/8 करने का उल्लेख है। इलाहाबाद कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख को अशोक का अभिलेख कहा गया। प्रथम पृथक अभिलेख में अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान के समान है। 5वां दीर्घ शिलालेख में अशोक द्वारा अपने अभिषेक के 13वें वर्ष में धर्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति किए जाने का उल्लेख किया। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। सामाजिक व्यवस्था कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में परंपरागत 4 वर्गों का उल्लेख किया है। मेगास्त्री ने चतुर्वर्ग व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया, किंतु उसने आर्थिक के आधार पर भारतीय समाज को 7 वर्णों में विभक्त किया। एक दार्शनिक, इसके अंतर्गत पुजारी, भिक्षु तथा विद्वान आदि आते हैं। दूसरा कृषक, मेगास्त्री ने 7 वर्गों कृषक की संख्या सर्वाधिक बताई है। तीसरा है पशुपालक, ये पशुपालन का कार्य करते थे। चौथा था व्यापारी, शिल्पी, ये अधिकांशतः नगरों में निवास करते थे। 5वां था सैनिक, समाज में किसानों के बाद सैनिक सर्वाधिक संख्या में थे। उसके बाद 6ठा था निरीक्षक, ये समाज में व्यवस्था का निरीक्षण करते थे। 7वां था मंत्री, समाज में इसके अंतर्गत शासक वर्ग आते थे। उसके बाद था दास प्रथा, मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा प्रचलित था। स्त्रियों की दशा, स्त्रियों की स्थिति में पहले की अपेक्षा गिरावट आई। समाज में 8 प्रकार के विवाह होते थे। विधवा तथा पुनर्विवाह होते थे। पुनर्विवाह करने वाले स्त्रियों को पुनर्हू कहा जाता था। उसके बाद है आर्थिक जीवन, कृषि। कौटिल्य ने कृषि, पशुपालन, वाणिज्य से सम्मिलित रूप से वार्ता कहा है। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालिक समाज में 7 वर्गों में कृषक की संख्या सर्वाधिक थी। मौर्यकाल में कृषक स्वतंत्र रूप से कृषि करते थे, परंतु राज्य द्वारा विशिताध्यक्ष की देखरेख में कृषि करवाई जाती थी। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में पुष्य गुप्त वैश्य के नेतृत्व में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अर्थशास्त्र के अनुसार वर्ष में 3 फसलें उगाई जाती थी। हेमंत रबी की फसल, ग्रीष्मिक खरीफ की फसल और केदार जायद की फसल। उद्योग में मौर्यकाल में अनेक प्रकार के उद्योग थे जो राज नियंत्रित होते थे। मौर्यकाल में कर्मांतिक साम्राज्य के उद्योग धंधों का प्रधान नियंत्रक था। मौर्यकाल में वस्त्र उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण। भारत में मौर्यकाल में सोना निकालने वाली चीटियाँ पाई जाती थी। व्यापार, मौर्यकाल में व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। व्यापारियों के काफिले चलते थे जिन्हें सार्थ कहा जाता था। व्यापारिक काफिलों का नेतृत्व करने वाले को सार्थवाह कहा जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार चीन का बना रेशमी वस्त्र चीन पट भारत में अत्यधिक लोकप्रिय था। भारत के पश्चिमी तट पर भगकच और सोपारा बंदरगाह थे। भारत के पूर्व तट पर बंगाल के ताम्रलिप्ति बंदरगाह था। मुद्रा के निर्गमन का अधिकार लक्षणाध्यक्ष नामक अधिकारी को था। मौर्यकाल के मुद्रा सोना, चांदी और ताम्र की ढाली जाती थी। मौर्यकाल में सर्वाधिक लोकप्रिय मुद्रा चांदी की थी। असली तथा नकली सिक्कों की जांच के लिए रूपदर्शक नामक अधिकारी की नियुक्ति थी। मौर्यकला मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र भारत का सबसे बड़ा नगर था। यह गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित था। पाटलिपुत्र में 80 स्टेडिया लंबा तथा 15 स्टेडिया चौड़ा था। नगर के बाहर 60 फीट गहरी खाई थी। नगर के मध्य में उद्यानों से भरा राजप्रसाद था जो सुसा और पसिपेलिसा से सीरिया के राजप्रसादों से भी सुंदर था। उत्खनन में पाटलिपुत्रा से कोई भी राजप्रसाद नहीं प्राप्त होता है। फाहियान पाटलिपुत्रा के राजप्रसाद वर्णन करते हुए कहता है कि राजप्रसादों में पत्थर से निर्मित
यह मानव द्वारा नहीं देवताओं द्वारा निर्मित प्रतीत होता। गुफाएं बराबर पहाड़ी में अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था और उसे उन्होंने आजीविका समुदाय के साधुओं को दान में दिया था। नागार्जुनी पहाड़ी पर अशोक के पुत्र दशरथ ने 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था और उन्हें आजीविका समुदाय के साधुओं को दान कर दिया। स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित था। मौर्यकालीन स्तूप ईंटों से बनाए जाते थे। महावंश के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अशोक द्वारा बनाए गए अनेक स्तूपों का वर्णन में 2 ही शेष रह गए, सांची का स्तूप और सारनाथ का स्तूप। उसके बाद है स्तंभ। अशोक ने अपने स्तंभों पर लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया था। लाल बलुआ पत्थर चुनार तथा मिर्जापुर तथा मथुरा की पहाड़ियों से लाया जाता था। सारनाथ स्तंभ में 4 पशु चलते हुए दिखाए गए, हाथी, वृषभ, सिंह और अश्व। इन 4 पशुओं के नीचे 24 तीलियां तथा चक्र है। सारनाथ को इसी लाट से भारत सरकार का राज्य चिन्ह वृषभ, अश्व और 24 तीलियों वाला चक्र लिया गया है। मूर्ति कला। पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है कि मौर्य शासक शिव तथा स्कंद की मूर्तियां बनाकर भेजते थे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रस्तर मूर्ति दीदारगंज पटना में प्राप्त चामर ग्रहणी यक्ष की मूर्ति है, जो कि 6 फीट और 9 इंच लंबी है। परखम से यक्ष की मूर्ति पर जिसका सिर टूटा हुआ है। पटना, मथुरा, अहिच्छद, गाजीपुर आदि के उत्खनन से मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। मृदभांड। राजगिरी में नॉर्थ ब्लैक NBPW के साथ गाढ़े काले रंग का मृदभांड मिले हैं। यही मौर्य काल खत्म करते हैं। इसके बाद जो है सो मौर्योत्तर काल है, वो जो है सो दूसरे हम वार्ता में उसका जो है सो वर्णन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कम से कम इसको नोट करने के क्रम में 3-4 बार जरूर देखें ताकि आप सारा बात नोट कर सकें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।